एक समय की बात है। बादशाह अकबर अपने मंत्रियों की टोली के साथ शिकार पर निकले थे। अब काफी दिन बीत चुके थे और उन्हें अब तक कोई शिकार नहीं मिला था। हम जंगल के बीचों बीच पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। शेर खान, तुमने तो कहा था ये जंगल शिकार से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ बादशाह, लेकिन पिछली बार मैं अपने महल वापस जाना चाहता हूँ। इसी वक्त मैं तुमसे आगरा में बात करूंगा। नाराज बादशाह अकबर आगरा लौटने के लिए निकल पड़े, पर जल्द ही वो रास्ता भटक चुके थे। हमें कौन से रास्ते से चलना चाहिए जिससे हम आगरा जल्दी पहुंच सकें? पहले वाला बादशाह, दूसरे वाला, ये थोड़ा ज्यादा जाना पहचाना सा लगता है। और तुम क्या कहते हो शेर खान? मेरे बादशाह। बादशाह अकबर ने देखा कि एक युवक उसी जंगल से गुजर रहा था। जरा रुको नौजवान, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इनमें से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? श्रीमान, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? लोग जाते हैं, रास्ते नहीं। क्यों? हाँ, तुमने सही कहा। बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महेश दास है श्रीमान। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? तुम बादशाह अकबर से बात कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। मेरे दरबार में मुझे तुम जैसे निडर और हंसमुख लोगों की ही जरूरत है। अगर तुम मेरे शाही दरबार में शामिल होना चाहते हो तो इस अंगूठी को लेकर मेरे पास आना और मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। खैर, अब हमें आगरा जाने का रास्ता बताओ। हम सभी बहुत थके हुए हैं और सूरज छिपने से पहले हमें आगरा पहुंचना है। बादशाह अकबर को आगरा जाने का सही रास्ता मिल गया और साथ ही एक महेश दास भी। कई वर्षों बाद जब महेश दास जंगल के उसी मोड़ से गुजर रहे थे, उन्हें बादशाह अकबर की बातें याद आईं। महेश दास बादशाह अकबर के किले में पहुंचे और उन्होंने सिपाही से कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। रुको, पहले मुझे अंदर पूछने दो। सिपाही अनुमति लेने दरबार में गया और फिर लौटा। अब तुम अंदर जा सकते हो। महेश दास पहली बार बादशाह अकबर के दरबार में आए थे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मेरे बादशाह, मैं महेश दास हूँ। मैंने ये नाम सुना तो है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। महेश दास ने बादशाह को उन्हीं की दी हुई अंगूठी दिखाई। हाँ महेश, मैं तुम्हें पहचान गया। मुझे तुम्हारा मजाक बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा, ये जांचने के लिए कि क्या तुम वही आदमी हो या कोई और। मेरे दरबार के 5 दरबारी तुमसे एक एक सवाल पूछेंगे। देखते हैं कि तुम उन्हें क्या जवाब देते हो। बादशाह का ये फरमान सुनकर उनके मंत्रियों ने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, ऐसे पड़ोसियों के बारे में बताओ जो एक दूसरे को देख नहीं सकते। आंखें, हमारी आंखें मेरे दोस्त। दूसरा सवाल, एक ऐसे दुश्मन का नाम बताओ जिसे हराया नहीं जा सकता। मौत, मृत्यु। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है? गर्व, महिमा।
चौथा सवाल एक रेखा थी। इस रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। आपकी रेखा बिना मिटाए छोटी हो गई है। और पांचवा सवाल, कुछ ऐसा बताओ जिसे न तो चांद देख सकता है और न ही सूरज। अंधकार, अंधेरा। और इसके बाद बादशाह अकबर बोले, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। आगरा की गलियों में कितने मोड़ हैं? सिर्फ 2 मेरे बादशाह, बाएं और दाएं। आज से तुम मेरे नवरत्नों में से एक होगे और तुम्हें महाराज बीरबल के नाम से जाना जाएगा। महाराज बीरबल की जय हो। महाराज बीरबल की जय हो। एक दिन अकबर अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बिना देर किए वहां आ गया। अकबर अक्सर अजीब सवाल पूछता था और अजीब इच्छा होती थी, लेकिन इस बार जो बीरबल सुनने वाला था ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। बीरबल, बादशाह होने की वजह से हमेशा मैं समझदार लोगों से ही मिलता हूँ। हमेशा ही मैं समझदार और पढ़े लिखे लोगों से घिरा रहा हूँ और मैंने बेवकूफ तो एक भी नहीं देखा। लेकिन अब मैं बेवकूफों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ कि तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। जैसा आप कहें जहांपना, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें 5 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाने के लिए 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया है जहांपना। मैं आपके लिए ये काम बहुत जल्द खत्म कर लूंगा। जब बीरबल शहर की तरफ जा रहा था तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उसने अपने आगे चलने वाले आदमी को आवाज दी। अरे हाँ भाई, तुमने ये इतना सारा वजन क्यों उठाया हुआ है, जबकि तुम इसे काठी पर लाद सकते हो? मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमजोर है हुजूर। इतनी लकड़ियों के वजन से वो गिर सकता है और फिर शायद कभी काम ही ना कर पाए। इसीलिए मैं इन लकड़ियों को अपने सर पर रख कर ले जा रहा हूँ। ये लो, हमारा पहला बेवकूफ तो मिल गया। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया और मजबूत घोड़ा दूंगा। फिर तुम्हें कभी भी अपने सिर पर वजन नहीं उठाना पड़ेगा। आप तो बहुत दयावान हैं हुजूर। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों साथ में आगे चल दिए। कुछ देर के बाद उन्होंने एक आदमी को जमीन पर लेटे हाथ उठाए हुए देखा। वो रुक गए और पूछने गए कि क्या परेशानी है। मुझे लगता है उस आदमी को चोट लगी है। चलो चलकर देखता हूँ, क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। क्या तुम ठीक हो भाई? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? चलो मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूँ। नहीं नहीं, कृपया मेरे हाथों को छूना मत। ओह, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में मेरी बीवी ने मुझसे इतना बड़ा घड़ा लाने के लिए कहा है। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मैं घड़े का आकार भूल जाऊंगा और इससे वो बहुत गुस्सा होगी और फिर पूरी जिंदगी गलत आकार का घड़ा लाने के लिए मुझे परेशान करेगी। इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, इसे भी मुझे अपने साथ ले चलना चाहिए। बीरबल ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे उठा लिया।
मैं तुम्हारे लिए हर आकार का घड़ा खरीद दूंगा और तुम्हारी बीवी फिर कभी गुस्सा नहीं होगी। ऐसा करूं तो ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। आओ मेरे साथ चलो। जैसे ही बीरबल अपने घोड़े पर चढ़ने वाला था, एक आदमी सीधा आकर उससे टकरा गया। तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की अजान पढ़ी है और मैं देखना चाहता था कि मेरी आवाज कहाँ तक जा सकती है। मैं उसके पीछे ही भाग रहा था, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। कुछ देर तक बीरबल उस मौलवी की बेवकूफी सुनकर उसे देखता रहा। यहाँ तक कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी सल्तनत में भी इतने बड़े बेवकूफ रहते हैं। चलो इस आवाज के बारे में भूल जाओ, और वो तो तुम फिर कभी भी कर सकते हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। बीरबल उन सभी लोगों को अपने घर ले गया और उसने उन्हें वहां रुकने को कहा। तुम सब यहीं इंतजार करना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। बीरबल को और बेवकूफ ढूंढने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसने थोड़ी दूरी पर ही दो लोगों को लड़ते हुए देखा। वो ये देखने गया कि क्या परेशानी है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हुजूर, इसने मुझे धमकी दी है कि ये अपने शेर को मेरी भैंसों पर छोड़ देगा। लेकिन न तो मुझे यहाँ भैंसें दिख रही हैं और न ही शेर। आपको दिखेंगे हजूर, अगर ऊपर वाले ने हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दी तो मैं एक शेर मांगूंगा और ये एक भैंस। क्या आपने सुना हजूर? अब आपको मुझ पर यकीन हो गया ना? ये हमेशा कहता रहता है कि अगर मैं एक भैंस मांगूंगा तो ये एक शेर मांगेगा जो मेरी भैंस खा जाए, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं ऐसा जरूर करूंगा। ओ, तुम नहीं मानोगे तो ये ले, ये ले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफों, मैंने कहा ये सब बंद करो। मैं कह रहा हूँ इस वक्त ये सब रोक दो। तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ चलो। वो दोनों को अपने घर ले गया और पांचों को जहां पनाह के सामने हाजिर करने के लिए सुबह तक इंतजार करने को कहा। अगली सुबह बीरबल उन पांचों को लेकर दरबार पहुंच गया। बीरबल, तुमने ये काम इतनी जल्दी खत्म कर लिया? तुम तो बड़े ही तेज हो। ये उतना मुश्किल नहीं था जहांपनाह। सभी को पता है कि एक बेवकूफ को ढूंढना एक समझदार आदमी को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है। फिर बीरबल ने पांचों के साथ कल हुई घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन क्या आपको पता है जहांपनाह, सबसे बड़े मूर्ख कौन है? वो इस वक्त इस राज दरबार में ही बैठे हैं। कौन है वो बीरबल? वो आप और मैं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? अपनी जबान को लगाम दो। ये काम अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। इस तरह से आप भी एक बेवकूफ हैं, जिसने मुझे बेवकूफों को ढूंढने का काम दिया, और मैं भी जिसने उस हुक्म का पालन किया। एक दिन अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे थे। तभी राजा सिलोन के दरबार का एक दूत वहां आ पहुंचा। वो एक विशेष काम के लिए आया था। सलाम जहांपना,
मैं राजा सिलोन के दरबार से आया हूँ। हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। जहाँपना, आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और मेरे राजा ने समझदारी से भरे घड़े की गुजारिश की है। समझदारी से भरा हुआ घड़ा? अब ये कौन सी नई बला है? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश है। सिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं। और वो सफल भी हो जाएगा। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि बीरबल भी हमें इस परेशानी से नहीं बचा सकता। ये तो बहुत ही मुश्किल गुजारिश की है सिलोन के राजा ने। खैर, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बीरबल? हाँ, हम थोड़ी बहुत समझदारी तो भेज ही सकते हैं सिलोन के राजा के लिए। आखिरकार उन्होंने हमसे गुजारिश की है और हमें उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा कहते हो बीरबल, तो ठीक है। तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहाँपना। मुझे घड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। और तुम्हें पता है ना कि तुमने ये चुनौती स्वीकार कर ली है, जिससे हमारी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। चिंता मत कीजिए जहाँपना। सिलोन के राजा को समझदारी से भरा हुआ घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में एक कमाल की योजना थी। मेरी ये योजना बिल्कुल भी असफल नहीं होगी और सिलोन के राजा की इच्छा भी जरूर पूरी होगी। मुझे कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए जिनकी गर्दन थोड़ी पतली हो। जितनी जल्दी हो सके ये मेरे पास लेकर आओ। बीरबल बाहर बगीचे में गया और अपनी योजना के बारे में सोचने लगा। और कुछ ही देर में बीरबल का सहायक भी वहां कुछ घड़े लेकर आ गया, जैसा कि बीरबल ने कहा था। ये रहे आपके घड़े हुजूर। बहुत बढ़िया। ये घड़े लेकर मेरे पीछे कद्दू की क्यारी में आओ। लाओ, उनमें से एक घड़ा मुझे दे दो। बीरबल ने घड़े के आसपास लकड़ियां लगा दी थीं, ताकि उन्हें अच्छे से जमा सके। और फिर उसने एक घड़ा कद्दू के फूल पर रख दिया। अब इसी तरह बाकी के घड़े भी रख दो, कद्दू के फूल को बिना नुकसान पहुंचाए। जब उसने आखिरी घड़ा भी कद्दू के फूल पर रखा, बीरबल ने ऐसे देखा जैसे कोई जीत हासिल की हो। तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इन्हें अच्छे से खाद और पानी मिलता रहे, ताकि ये अच्छे से बड़े हो सके। और किसी को भी इन्हें छूने मत देना, सिवाय माली के। जी हुजूर। जल्द ही मैं ये तुमसे लेने आऊंगा। जैसा आप चाहें हुजूर। इस बीच कद्दुओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया। क्या तुमने काम को कुछ आगे बढ़ाया बीरबल? कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई समाचार नहीं मिला। मैंने काम लगभग खत्म कर ही लिया है जहाँपना। मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ कि तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे। अब मुझे सिर्फ 2 हफ्ते और चाहिए जहाँपना, और फिर ये काम पूरा हो जाएगा। हम सिलोन के राजा के दूत को 2 हफ्तों के बाद बुला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बीरबल। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाँपना।
सभी दरबार में इकट्ठा हुए। भीड़ में बहुत सारी फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। उसने ऐसा क्या किया है घड़े को समझदारी से भरने के लिए? मुझे नहीं लगता कि बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वो बीरबल है, जरूर उसने घड़े को भरने का कोई न कोई रास्ता निकाल लिया होगा। सभी इस चुनौती और उसके परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूत अकबर के सामने दरबार में हाजिर होते हैं। समझदारी से भरे हुए घड़े को दिखाने के लिए क्या तुम तैयार हो बीरबल? जी हाँ जहांपना, मैं तैयार हूँ। बीरबल ताली बजाता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। सहायक आकर बीरबल के पास खड़ा हो जाता है। ये लीजिए जहांपना, आपके सामने समझदारी से भरा हुआ घड़ा आ चुका है। घड़े को ऊपर से कपड़े से ढांका हुआ था ताकि कोई ये ना देख सके कि अंदर क्या है। ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ। ये लो, इसे अपने राजा के पास ले जाओ। लेकिन याद रहे, तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके वापस लौटाने होंगे, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और अगर आप समझदारी के फल को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसे भी कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ जरूर, अब ये आप ही का है। जैसे ही दूत घड़े में देखता है, उसे घड़े में एक कद्दू दिखाई देता है। वो चौंक जाता है। लेकिन हमारे पास 5 घड़े और हैं। अगर आपके राजा को और समझदारी चाहिए तो ले जा सकते हैं। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है बीरबल? तुम लाखों में एक हो। हम तुमसे पंगा क्यों लेते हैं? दूत घड़ा लेकर चला जाता है। बीरबल, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ समझदारी के उस फल को देखने के लिए। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 5 और हैं, है ना? जी जहांपना, मेरे पास 5 और हैं। मैं अभी आपके लिए मंगवाता हूँ। दूसरे घड़े भी यहाँ ले आओ। जी हुजूर। जैसे ही घड़ा आया, अकबर चौंक जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा दरबार ये देखना चाहता था कि उस घड़े में क्या था। बिल्कुल, यही है समझदारी का फल। सिलोन के राजा इसे देखकर जरूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में घड़ा दिखाया गया और सभी ने बीरबल की बहुत तारीफ की। बीरबल, तुम ही मेरे सबसे अच्छे राज दरबारी हो। तुम्हारे आगे सब पानी कम है। अमीर या गरीब, परेशानी में हर कोई बीरबल की मदद लेता था। और ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत बीरबल के पास मदद के लिए आई। मेरी मदद कीजिए हुजूर,
मेरे साथ धोखा हुआ है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मेरी मदद कीजिए। कृपया आप बैठ जाइए और मुझे आराम से बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये एक लंबी कहानी है। 6 महीने पहले मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने पैसों की चिंता थी कि कहीं ये चोरी ना हो जाए जब मैं बाहर जाऊं। तो आखिरकार मैंने एक सन्यासी से मिलने का फैसला किया, जिसके बारे में मैंने सुना था। वो गांव के बाहर ही रहता था। सन्यासी महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और यहाँ मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे पीछे से मेरे धन की रक्षा कर सके, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि ये धन मैं आपके पास रख सकूं जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। मैं ये नहीं ले सकता। कृपया सुनिए, मेरा ये थैला तांबों के सिक्कों से भरा पड़ा है। ये सब मैंने पाई पाई करके जोड़ा है और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं इसे रख सकूं। कृपया करके आप इसे अपने पास रख लीजिए। मैं जैसे ही वापस आऊंगी आकर आपसे वापस ले लूंगी। मैं माफी चाहता हूँ। मैं इन दीन दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाजत दे सकता हूँ कि तुम मेरी झोपड़ी के आसपास कोई गड्ढा खोदकर इसे अपने हाथ से दबा दो। आप बहुत दयालु हैं सन्यासी महाराज। बूढ़ी औरत अंदर जाकर झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदती है। यहाँ ये सिक्के सुरक्षित रहेंगे। सन्यासी दीवार के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि उस औरत ने वो सिक्के कहाँ छुपाए थे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ। सन्यासी महाराज, मैं अपना धन लेने आई हूँ। तुम किस धन की बात कर रही हो? हाँ? वही तांबे के सिक्कों का थैला जो मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपकी झोपड़ी में गाड़ा था। तुम्हें याद है कि तुमने कहाँ गाड़ा था? मुझसे मत पूछो। जाओ और अंदर जाकर निकाल लो। औरत अंदर जाकर उस जगह खोदने लगती है जहां उसने सिक्के दबाए थे। यहाँ तो है ही नहीं। मेरा सारा धन गायब हो गया। औरत चौंक कर सन्यासी की तरफ भागती है और उससे अपने पैसों के बारे में पूछती है। अरे सन्यासी महाराज, सिक्कों का थैला जो मैंने वहां गाड़ा था वो अब वहां नहीं है। मेरे सिक्के कहाँ हैं? जाओ यहाँ से औरत। मुझे इन सांसारिक झंझटों से परेशान मत करो। लेकिन 6 महीने पहले मैंने धन वही दबाया था। ये हो सकता है, लेकिन मैं इस सांसारिक मोह माया की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, भगवान।
भगवान और सिर्फ भगवान। मैं और क्या कर सकती थी, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें हुजूर, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उस सन्यासी ने तुम्हारे सिक्के चुराए हैं? मुझे यकीन है उसी ने चुराए हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो चलो पता लगाते हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। बीरबल और वो औरत सन्यासी की झोपड़ी के पास जाते हैं। यही है वो जगह हुजूर। बढ़िया, जाओ अब पेड़ के पीछे छिप जाओ और याद रहे तुम्हें झोपड़ी में तभी आना है जब मैं उसके पैरों को दूसरी बार हाथ लगाऊं, न एक पल पहले न एक पल बाद में। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है हुजूर। बीरबल झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि सन्यासी उस कमरे के बीच में बैठा है और ध्यान में मग्न है। मुझे आशीर्वाद दें सन्यासी महाराज, तुम्हारी आयु लंबी हो। यहाँ मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस परेशानी में आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बताओ बच्चा, मुझे अपनी परेशानी बताओ। नहीं महाराज, आप रहने दीजिए। आप एक सन्यासी हैं और मेरी परेशानियों के लिए मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। ये संदूक लेकर वापस जा रहा है, इसमें जरूर कुछ कीमती सामान होगा। लेकिन इस जालिम दुनिया में मैं किस पर विश्वास कर सकता हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें महाराज। पूरी बात कहो बच्चा। मुझे अजमेर जाकर अपने भाई से मिलना है। क्या ये कीमती हीरे मैं आपके पास छोड़ सकता हूँ? बच्चा, धन का ख्याल आना भी मेरे लिए पाप है, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है और भगवान का एक दास होने के नाते मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। जैसा कि मैं धन को हाथ नहीं लगाता, तुम इस संदूक को झोपड़ी में दबा सकते हो। ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। आप कितने दयावान हैं, मैं आपका आभारी हूँ। बूढ़ी औरत इशारा देखते ही अंदर आ जाती है। ये यहाँ कैसे आ गई? क्या होगा अगर इसने यहाँ अपने धन के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया? मैं उन तांबों के सिक्कों के लिए इन कीमती हीरों को नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल नहीं। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। मैंने तुम्हारे सिक्कों के थैले के बारे में बहुत सोचा। उस दिन जरूर तुमने गलत जगह पर ढूंढा होगा। तुम उस कोने में सिक्के क्यों नहीं ढूंढती? लेकिन सन्यासी उसका हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी के दूसरे कोने में ले जाता है। बूढ़ी औरत वैसा ही करती है जैसा कि वो कहता है। आपने सही कहा, मुझे अपने सिक्कों का थैला मिल गया। बेवकूफ औरत, तुम तब से अपने सिक्कों को गलत जगह पर ढूंढ रही थी। धन से चिंता आती है, चिंता से याददाश्त कमजोर होती है और फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है। क्या तुम सोच सकते हो, इस औरत ने तो मेरे ऊपर इसके धन को चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया था। तो बच्चा, तुम अपनी संदूक को यहाँ झोपड़ी में कहीं भी गाड़ सकते हो और दबाने की जगह याद रखना,
मुझे तो ये सांसारिक मोह माया समझ में ही नहीं आती है। वो तो मुझे दिख ही रहा है। बीरबल का एक सहायक दौड़कर आता है। हजूर, आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। आपको जल्द से जल्द चलना चाहिए। ओहो, तो अब तो मुझे अजमेर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज। बीरबल संदूक लेकर बाहर चला जाता है और सन्यासी दरवाजे पर खड़ा देखता ही रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। बादशाह अकबर अपने सभी दरबारियों में से बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और उनकी तरफदारी भी किया करते थे। ये देखकर बाकी दरबारियों को बहुत जलन होती थी। उन सब ने राज्य के कई और लोगों के साथ मिलकर बीरबल की इज्जत गिराने की बहुत सी योजनाएं बनाई, पर कभी सफल नहीं हो पाए। राजा अकबर का नाई भी बीरबल से बहुत जलता था, तो उसने बीरबल के खिलाफ बहुत ही शातिर योजना बनाई। एक दिन वो राजा अकबर की दाढ़ी बनाने आया और मौका पाते ही बोला, जहांपना, कल रात मेरे सपने में आपके अब्बू जान आए थे। क्या? सच में? क्या कहा उन्होंने तुमसे? जहांपना, वो बोले कि वो जन्नत में बहुत खुश हैं, पर कभी कभी जो उन्हें हंसा के उनका मनोरंजन कर सके, किसी ऐसे इंसान की कमी महसूस होती है। जहांपना, आपको इस बारे में कुछ करना होगा। आपको अपने अब्बू के मनोरंजन के लिए किसी मजाकिया इंसान को भेजना होगा। मुझे यकीन है आपके अब्बू बेहद खुश होंगे और आप पर दुआओं की बरसात करेंगे। नाई ने अकबर को सोच में देखकर उसी वक्त बीरबल का नाम लिया और ये सुनकर बादशाह अकबर ने भी खुशी से हाँ कर दी। बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए बुलावा भेजा और ये देखकर नाई बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर, आपने मुझे याद किया? बीरबल, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि तुम हमारे लिए किसी भी चीज का त्याग कर सकते हो। पूरा यकीन है कि हमारी किसी भी बात से इनकार नहीं करोगे। जी जहांपना, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो जाओ मेरे अब्बू के पास जन्नत में उनके मनोरंजन के लिए। राजा अकबर की ये बात सुनकर बीरबल को जरा भी समय नहीं लगा ये समझने में कि ये किसी दुष्ट की साजिश है उसे मरवाने के लिए। जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे जन्नत जाने के लिए तैयारी करनी होगी। उसके लिए कुछ दिन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। जन्नत जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल अपने घर वापस आ गया और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा और तभी उसे एक तरकीब सूझी। बीरबल ने अपने घर के पास एक गड्ढा खोदा जो उसके लिए कब्र का काम करेगा और उस गड्ढे से एक सुरंग बनाई जो उसके घर के एक कमरे में जाकर खुली। काम खत्म हो जाने पर बीरबल वापस दरबार में आया। मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? जहांपना, मुझे मेरे घर के पास दफनाया जाए और मुझे जिंदा दफनाया जाए ताकि मैं जन्नत जिंदा पहुंच सकूं आपके अब्बू का मनोरंजन करने के लिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। ये सुनकर बाकी सब बीरबल से जलने वाले दरबारी और उस नाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सोचकर कि आखिरकार बीरबल से पीछा छूटेगा,
अगले ही दिन बीरबल को घर के पास दफना दिया गया। सब हो जाने के बाद बीरबल उस सुरंग से होते हुए अपने कमरे में गया और 6 महीने तक अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान बीरबल को मालूम चल गया था कि ये सारा किया कराया बादशाह अकबर के नाई का है। 6 महीने बाद बीरबल बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने दरबार में पेश हुआ। अरे ये कहाँ से आ गया? ये जिंदा कैसे है? इसे तो दफना दिया गया था ना। हाँ हाँ, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये बीरबल का भूत तो नहीं? अरे बीरबल, वापस कैसे आए? मेरे अब्बू कैसे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें वापस भेजा है या कोई और वजह है? जहाँपना, जन्नत में सब अच्छा है। मैं आपके प्यारे अब्बू के साथ था। वो मेरे मनोरंजन से बेहद खुश हुए और मुझे इजाजत दी वापस आकर उनके सबसे महान बेटे का मनोरंजन करने के लिए। क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? जी महाराज, जन्नत में एक भी नाई नहीं है। मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बाल देखकर तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो उन्होंने आपके नाई को वहाँ भेजने के लिए बोला है। नहीं नहीं महाराज बीरबल, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज बीरबल। बादशाह अकबर को सब समझ आ गया और उन्होंने नाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीरबल को इनाम दिया। दिन का काम खत्म करने के बाद अकबर अपना कुछ वक्त अपने राज दरबारियों के साथ हंसी मजाक करके गुजारता था। बादशाह सलामत रहें। तुम कहाँ थे? तुम तो सुन ही नहीं पाए अभी अभी जो बीरबल ने बताया। मैं माफी चाहता हूँ बादशाह, लेकिन आज मैं एक कमाल के आदमी से मिला और मैं उसे आपसे मिलाना चाहता हूँ। और ऐसा क्या खास है उसमें? वो एक भाषाविद है बादशाह। वो फारसी, अरबी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मैंडरिन, जापानी, लैटिन और 42 दूसरी भाषाएं बोल, पढ़ और लिख सकता है। तुम कहाँ से आए हो? ऐसा कहा जाता है कि किसी आदमी को जानना है तो उसकी भाषा को पहचानो। क्या आपके लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं? मैं आपके दरबारियों को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे मूल स्थान का पता लगाएं। हम ये चुनौती लेने के लिए तैयार हैं बादशाह। बहुत सारे लोगों ने कई अलग अलग भाषाओं में उससे सवाल किए। मी मराठी पण बोलू शकते, મને ગુજરાતી पण आवडे छे। I can speak English as well. నేను కూడా తెలుగు మాట్లాడగలను। बादशाह सलामत, ये तो कई भाषाएं बिना रुके बोलता है। यहाँ तक कि हर भाषा का इसका उच्चारण और उस पर पकड़ कमाल का है। खैर बीरबल, तुम काफी देर से गहरी सोच में हो। तुमने जरूर पता लगा लिया होगा कि ये आदमी कहाँ से आया है। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, पर शायद कल तक मैं इसका पता लगा लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कल तक तुम इसका पता नहीं लगा पाए तो ये नौकरी छोड़ देना। ये भाषाविद आज रात हमारा शाही मेहमान है। राजसभा खत्म हुई। राजा तोडरमल इसे बीरबल के ऊपर अपनी जीत के रूप में देखकर खुश होने लगा।
रामदास, रामदास। रामदास, ये पता लगाओ कि आज रात ये भाषाविद कहाँ रहेगा। अरे 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 के আমার গায়ে জল ছিটালো? आज सभी दरबारी ये देखकर हैरान थे कि आज बीरबल दरबार में ही नहीं आया है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बीरबल ने पहले ही हार मान ली है। बादशाह सलामत, क्या आपको नहीं लगता कि भाषाविद को उसकी प्रतिभा के लिए इनाम मिलना चाहिए? उसने तो बीरबल को भी हरा दिया। बीरबल, आज तुम देर से क्यों आए हो? क्या तुम अपनी हार मानते हो? नहीं बादशाह, सच्चाई की खोज में था। मैं आपको निराश नहीं कर सकता और आखिरकार मैंने पता लगा ही लिया है। बादशाह, ये बंगाल से आया है। खैर, क्या ये सच है भाषाविद? हाँ बादशाह सलामत, लेकिन तुमने कैसे किया? बादशाह, पिछली रात मैंने अपने सेवक को इस आदमी पर सोते वक्त पानी छिड़कने को कहा था और मैं बाहर खड़ा हुआ था और ध्यान से सुन रहा था। दर्द के वक्त या चौंकने या गुस्से में आदमी सिर्फ अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। तो जब मैंने बंगाली में बड़बड़ाना सुना तो सारा रहस्य खुल गया। एक दिन बीरबल दरबार में इधर उधर घूम रहा था तो उसने देखा कि दरबार का एक कलाकार बहुत परेशान सा खड़ा है। क्या कोई परेशानी है मेरे दोस्त? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है हजूर। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, तुम दरबार के सबसे अच्छे कलाकार हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ जाएगा जब आपको पूरी बात का पता चलेगा। वो कलाकार बीरबल को अपने घर ले गया और वहां उसने उन्हें 5 तस्वीरें दिखाईं। ये चित्र तो किसी धनी आदमी के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये चित्र एक ही आदमी के हैं और एक ही आदमी को देखकर बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो इसे देखते ही पहचान गया था। लेकिन माजरा क्या है? क्या उसे ये पसंद नहीं आई? परेशानी यहाँ कुछ और है। 1 महीने पहले इस आदमी ने मुझे एक चुनौती दी थी। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मेरे जैसी हूबहू तस्वीरें नहीं बना सकते। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। कोई कलाकार हूबहू तस्वीर नहीं बना पाया है। मैंने सुना है तुम इस इलाके के सबसे अच्छे कलाकार हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं शर्त से कह सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। खैर, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है हुजूर। कलाकार अपना सामान ले आया। वो आदमी एक मुद्रा बनाकर खड़ा हो गया और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। आखिरकार हो गया हुजूर। मैं आपको चित्र थोड़ा और काम करने के बाद दिखाऊंगा। कल सुबह मैं आपके पास चित्र लेकर आऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है, कल ही सही। चलो देखते हैं कि क्या तुम हूबहू चित्र बना पाते हो कि नहीं। अगले दिन कलाकार उस आदमी के घर गया जहां वो पहले से ही कलाकार का इंतजार कर रहा था चित्र देखने के लिए। कलाकार ने आदमी को देखा जिसने अपनी दाढ़ी काट ली थी। कलाकार ने घबराते हुए वो चित्र आदमी को दिया। हुजूर, ये रहा आपका चित्र। ये चित्र तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। मैंने दाढ़ी नहीं रखी है। माफ करना, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। लेकिन कल तक तो आपने दाढ़ी रखी हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक शर्त तो शर्त ही होती है। तुमने कहा था कि तुम हूबहू चित्र बना सकते हो। तुम इस चित्र को मेरी तरफ से यादगार के रूप में रख लो। मुझे फिर से एक और कोशिश करने का मौका दीजिए हुजूर। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। आदमी ने फिर से मुद्रा बनाई और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। हुजूर, मैं चित्र को कल आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, इस बार काम अच्छे से करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा और फिर कभी महल की तरफ मत आना। मैं समझ गया हुजूर। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कलाकार को ये महसूस होने लगा था कि वो आदमी असल में उसकी कला में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसे बेवकूफ बना रहा था। लेकिन अब जबकि उसने उस आदमी से वादा कर दिया था, तो वो उसकी चित्र पूरी करेगा और उस आदमी को देकर आएगा। अगले दिन वो धनी आदमी अपने चित्र के लिए तैयार बैठा था। उस आदमी ने इस बार अपनी मूछें काट ली थी। हुजूर, आपका चित्र तैयार है। लेकिन इसकी मूछें क्यों हैं? मेरी तो कोई मूछ नहीं है। लेकिन कल तक तो आपकी मूछ थी। ये ठीक नहीं है हुजूर। हर बार जब भी मैं आपका हूबहू चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अपना रूप बदल लेते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है? नहीं, मैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मैंने चित्र वैसा ही बनाया था जैसा कि आप कल तक दिखते थे। तो ये तुम्हारी गलती है, न कि मेरी। तुम ही ने ये चुनौती स्वीकार की थी कि तुम मेरा हूबहू चित्र बना सकते हो। लेकिन उस चित्र में जो आदमी है वो मैं नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि तुम शर्त हार चुके हो। लेकिन हुजूर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कृपया मुझे एक आखिरी मौका और दीजिए। अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। तुम ये शर्त हार चुके हो। तो अब तुम अपनी इस घटिया चित्रकारी और सामान को उठाकर जा सकते हो और सीधा इस महल से बाहर निकल जाओ। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि वो धनी आदमी सिर्फ मेरी इज्जत का जुलूस निकालना चाहता था। लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे याद है कि मैंने उसके दरबार के कलाकार को प्रतियोगिता में हराया था। वो उसका चहेता कलाकार था, तो मुझे लगता है
कि ये सब उसने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। ये तो ठीक नहीं है। तुमने ये प्रतियोगिता जीती क्योंकि तुम अपनी कला में माहिर हो, तो ये बैर क्यों? बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। खैर, अब उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो किससे पंगा ले रहा है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना, और फिर देखना तुम्हें कितना मजा आता है। बीरबल ने सारी योजना कलाकार को समझा दी। ये एक बहुत ही बढ़िया योजना थी। कुछ दिनों बाद कलाकार उस धनी आदमी के पास एक पैकेट लेकर गया। तुम फिर से यहाँ आ गए? लगता है तुम शर्त भूल गए हो। अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह से याद है हजूर, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक और कोशिश करना चाहता था। क्या तुम फिर से अपना मजाक बनवाना चाहते हो? नहीं हजूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस बढ़िया चित्र को देख ले। अब जबकि तुम जोर दे रहे हो तो चलो दिखा ही दो ये चित्र। कलाकार ने वो पैकेट उसे दे दिया। धनी आदमी ने वो पैकेट खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। वो एक शीशा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हजूर, लेकिन क्या ये बिल्कुल हूबहू नहीं है? और ये बिल्कुल आपके जैसी ही है, ना कि कल जैसी और ना ही 1 मिनट पहले जैसी, बल्कि वर्तमान। मेरे साथ ये नाटक मत करो। ये तो सिर्फ बिल्कुल हूबहू आपके जैसी है, नहीं है क्या? तुम ऐसा ही चाहते थे ना मेरे दोस्त? तुमने एक कलाकार का मजाक उड़ाया है। वो तो अपना काम कर रहा था। तुम एक बड़े ओहदे पर हो और इस तरह की भावना रखना ठीक नहीं। तुमने इसके साथ जो किया वो बहुत ही नीच हरकत है। धनी आदमी कलाकार के साथ किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा था। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये क्यों और कैसे आया था। मेरे दरबार के कलाकार ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मैंने ये काम किया। मैंने कभी भी इस प्रतिभाशाली आदमी के खिलाफ कोई बुरी मंशा नहीं रखी। एक आदमी को दूसरे लोगों की कही हुई बातों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, खासकर जब वो एक अफवाह हो। हमें हमेशा दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है, हमेशा याद रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है बीरबल। मैं इसका पश्चाताप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं इस कलाकार को जितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए हजूर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी कला की इज्जत की जाए। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे फिर से अपना एक और चित्र बनाने की इजाजत दे सकते हैं। तो ठीक है, इजाजत दी। मैं तुम्हें मेरा एक और चित्र बनाने की इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। इस घटना के बाद से मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था।
और आपने मुझे वो वापस लौटाया है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। कृपया ऐसा मत कहो, मैंने तो बस वही किया है जो सही था। अगर आपको मेरी और बीरबल की जुगलबंदी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल कुक्कू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे और बादशाह अकबर के साथ हमारे चैनल कुक्कू टीवी पर।